हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर दिल्ली। आज हम एक नया टॉपिक और नया पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें एक आपका अलग ओपिनियन, एक थॉट्स डेवलप होगा। दरअसल आप देखेंगे इस समय सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर में, प्रिंट मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया हो, सभी में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जनरल इलेक्शन ऑफ इंडिया का जो 2024 का हुआ है, उसके रिजल्ट को लेकर के बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल कहा जा सकता है कि जिसको घोषित अघोषित या फिर प्री डिसाइड नहीं किया जा सकता, ऐसा एक रिजल्ट आया। सबको चौंका देने वाली बात है। केवल आम जनता को नहीं, बल्कि जितनी पॉलिटिकल पार्टी थी और उसके लीडर, और यहाँ तक कि जो अपने आप को पॉलिटिकल साइंस के पंडित मानते हैं, वो भी अपने आप को सरप्राइज रह गए हैं। लोकसभा का इलेक्शन होता है, उसमें रिजल्ट बहुत ही उलटपार आता है। हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक एजेंडा था, अपना एक टारगेट था, उसको अचीव करना चाहते थे। दो दरअसल जो पॉलिटिक्स होती है, दो आइडियोलॉजी के आधार पे जनरली डेवलप होती है। इंडिया में अगर हम बात करें तो एनडीए, एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, एलआई जो है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलाई एनडीए जिसको बोलते हैं, उसमें सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को लीड करने वाले माने नरेंद्र मोदी जी होते हैं। दूसरी चीज़ एक अपोजिशन में बनती है, जिसको इंडिया ब्लॉक के रूप में देखते हैं। और इस इंडिया ब्लॉक में जो सबसे बड़े लीडर्स या पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस होती है। दैट्स ऑल। बीजेपी या एनडीए का जो टारगेट होता है, इसका टारगेट होता है अब की पार 400 के पार। और दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक जो होता है, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और भी पॉलिटिकल पार्टी होती हैं। उनका एजेंडा होता है सेव द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी। दूसरी तरफ बीजेपी हमेशा, या एनडीए की बोल सकते हो, हमेशा एक अलग तरह की पॉलिटिक्स के साथ अपने आप को फ्रंट पे रखी, जैसे रिलीजियस, कास्ट, इस सब के आधार पे। लेकिन 2014, 2019, 2024 के रिजल्ट जो हुए, ये काफ़ी ही अलग हुए। एक तरफ तो लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस या इंडिया ब्लॉक का जो एजेंडा था, सेव द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को लोग समझें, और एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी एलआई की जो एजेंडा था रिलीजियस कास्ट को, उसको इनकार किए। जैसे रिलीजियस में राम टेम्पल, हिंदू मुस्लिम। तो इस आधार पे जब हम बात करते हैं, तो देखिए मेरा पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि लोग इस बात को समझे या ना समझे कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस एंड द डेमोक्रेसी को सेव करना, बट उन्होंने ये चीज को बेखूबी से समझा कि रिलीजियस ही सब कुछ नहीं होता। इज दैट क्लियर? आप धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे राजनीति ज़्यादा दिन तक नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए, जाति के आधार पे राजनीति करने वाली बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, पूरी तरह से खत्म नजर आती है। और वहीं यूपी का इलेक्शन, जहां पे राम टेम्पल का इस्टेब्लिशमेंट होता है, वहीं अयोध्या, फैजाबाद जो सीट होती है, वहां से एनडीए के कैंडिडेट हार जाता है, जो कि राम के टेम्पल पे जो कि इस्टेब्लिश करता है। तो ये तो चीज़ तो प्रूफ हो जाती है, कास्ट और रिलीजियस पॉलिटिक्स में ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। अब बात करते हैं इंडिया ब्लॉक की, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो एजेंडा होता है, सेव डेमोक्रेसी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। लोग समझे हो या ना समझे हो, लेकिन उसको इनकार करना, कास्ट और रिलीजियस की पॉलिटिक्स इंडिया ब्लॉक को बेनिफिट दी है। ये फैक्ट्स है। बट हम पॉलिटिकल एजेंडा पे नहीं जा कर के बात करेंगे, क्योंकि हम सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने वाले हैं कि वास्तव में हमारा जो रिक्वायरमेंट है यूपीएससी का, वो कैसे है। जैसे हम बात कर रहे हैं इलेक्शन की, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हु इज कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ द इंडिया।
First of all, Election Commission of India is a constitutional body that is responsible for the conduct election in India except some institutions. कुछ इंस्टीट्यूशन को छोड़ दिया जाए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत के इलेक्शन को कंडक्ट करवाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, यहाँ पे मैंने कहा जनरल इलेक्शन 2024 का इलेक्शन होता है। दरअसल दो ग्रुप में ये डिवाइड होता है, एक होता है एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलाई और एक होता है इंडिया ब्लॉक होता है। और इसमें सबसे बड़ी जो रिप्रेजेंट करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस और ये करती है बीजेपी। हालांकि बीजेपी का ही कैंडिडेट होता है, बट रिजल्ट का जो प्रिडिक्शन होता है या जो रिजल्ट आता है वो अनप्रिडिक्टेबल आता है। इससे जो है कि बातें बहुत इंटरेस्टिंग होती है। हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से इस रिजल्ट को कैलकुलेट कर रहा है। हम बात कर रहे हैं आज यहाँ पे अपने यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड अदर एग्जाम्स जो होते हैं उनके। जैसे हमने कहा हु इज ए रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार कौन है कि इलेक्शन को कंडक्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये 1+2 लोगों का एक ग्रुप है। टोटल 3 लोग हैं, 1+2। उसमें एक जो होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर होते हैं अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इलेक्शन कंडक्ट करवाना किसका। सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। दूसरा वाइस प्रेसिडेंट का करते हैं। और तीसरा ये यहाँ पे करते हैं दोस्तों आपका लोकसभा का। चौथा करता है राज्यसभा का। पांचवा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। छठा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का ये किया जाता है। इतने 6 इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाता है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। एक चीज और आपको घर कर रही होगी, फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडी का इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाता है, तो इनका इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाता है। राइट, ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर किया। अब एक चीज और यहाँ पे हमें देखना है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, राज्यसभा का इलेक्शन और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन, मतलब 1, 2, 4 एंड 6, ये 4 जो इलेक्शन होते हैं इनडायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट होते हैं, मतलब हम आम जनता इलेक्शन डायरेक्ट नहीं करते। दैट्स ऑल, ये बेसिक चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ये है यहाँ पे लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो एमपी होते हैं लोकसभा के एंड जो विधायक होते हैं, ठीक है, विधायक बोलते हैं जिसको, लेजिस्लेटिव असेंबली, इनका इलेक्शन डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट हम वोट करते हैं। राइट,
तो अब हम आगे आते हैं। इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये डेट वगैरह सब करती है। जिस दिन अनाउंस होता है कि हम इलेक्शन इस डेट को कंफर्म करवाएंगे, तो उसी दिन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इशू हो जाता है। और यहीं से ले करके रिजल्ट जब तक डिक्लेयर नहीं होता तब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जिम्मेदारी होती थी। जैसे ही इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। कोई भी डिस्प्यूट होता है तो आप जुडिशरी में जाते हो। अगर कहीं पे मान लीजिए गड़बड़ी की वजह से रिकाउंटिंग इलेक्शन रिकाउंटिंग की अगर बात आए, तो ये पावर रिकाउंटिंग का करने का ये है रिटर्निंग ऑफिसर एक कंस्टिट्यूएंसी का हेड होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर रीवोटिंग रीवोटिंग की बात आई किसी बूथ पे, तो यहाँ पे जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर होता है इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इस चीज़ को कंडक्ट करता है। राइट। ये बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब टेक्निक है हमें समझने की। ठीक है, इस चीज़ को कंसीडर करते हैं। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या बढ़ रहे हैं यहाँ पे देखते हैं। आगे हम बढ़ेंगे, जो पार्लियामेंट का इलेक्शन है, पार्लियामेंट पार्लियामेंट में हम सभी लोग जानते हैं कि यह 3 लोगों से मिलकर के बनती है। नंबर ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरा आपका लोकसभा होता है, और तीसरा होता है आपका राज्यसभा होती है। राइट। और हमने पहले ही कह दिया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और राज्यसभा का इलेक्शन क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। अब बच जाता है लोकसभा का इलेक्शन कैसे होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। एक चीज और यहाँ पे कंसीडर करना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता। 2 हाउस होते हैं, बट ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया होते हैं, पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट के होते हैं। राइट। इंटीग्रल पार्ट ऑफ जो कि पार्लियामेंट के होते हैं। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, जब कोई बिल, यहाँ पे देखिएगा बैकग्राउंड में लिख रहा हूँ, कोई बिल हाउस में आती है, हाउस में लोकसभा या राज्यसभा में, तब यहाँ पे अगर ये दोनों मिलकर के पास कर देते हैं, तो इसमें प्रेसिडेंट का असेंट चाहिए, तभी ये बिल क्या होगी, एक्ट बनती है। दैट्स व्हाई यू कैन से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, बट ही हैव हाई एंड सी हैव नॉट अ पार्ट ऑफ द या मेंबर ऑफ द बोथ हाउस, लोकसभा राज्यसभा। अब सबसे पहले यह चीज हमें पता होना चाहिए, जो राज्यसभा होती है इसको किस और नाम से जानते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से। किस नाम से जानते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से भी जानते हैं। अपर हाउस के भी नाम से जानते हैं, अपर हाउस के नाम से भी जानते हैं। 3 नाम हो गया। और एक नाम और होता है एल्डर हाउस। ठीक है, हाउस ऑफ एल्डर, हाउस ऑफ एल्डर। क्यों? क्योंकि राज्यसभा में मेंबर बनने के लिए मिनिमम 30 ईयर एज होनी चाहिए, बट लोकसभा के लिए आपकी मिनिमम
एज क्या होनी चाहिए? 25 होनी चाहिए। दैट्स ऑन द बेसिस ऑफ द एज यू कैन से राज्यसभा द हाउस ऑफ द एल्डर या अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट। अब लोकसभा को भी दो तीन नाम से जानते हैं। कहते हैं लोअर हाउस, क्या नाम से जानते हैं? लोअर हाउस के नाम से जानते हैं, पहला चीज। दूसरा, आपको पॉपुलर हाउस, पॉपुलर हाउस के नाम से जानते हैं। तो यह बेसिक इंफॉर्मेशन थी, हमने बात। अब आगे आते हैं। देखिए ये जो हाउसेस हैं, तो इनके तो मेंबर्स, नंबर्स ऑफ द पीपल भी इसमें पार्टिसिपेट करते होंगे। कितना मैक्सिमम है और कितना एट प्रेजेंट टाइम है, यहाँ पे देखिएंगे। यहाँ पे देखिए, मैं मेंबर की बात कर रहा हूँ। ये यहाँ पे मेंबर्स, मेंबर में एक हो गया मैक्सिमम कितने होने चाहिए। दूसरा, एट प्रेजेंट में, एट प्रेजेंट में कितने होने चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को कंसीडर करनेंगे। यहाँ पे आपकी लोकसभा की बात हो रही है और यहाँ पे आपकी राज्यसभा पे बात हो रही है। ठीक है, एक सेकेंड। लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी मैक्सिमम, मैक्सिमम 552 होनी चाहिए और इसमें 552 इसमें होनी चाहिए। और राज्यसभा की अगर हम बात करते हैं तो 250 होनी चाहिए। ठीक है, बट एट प्रेजेंट टाइम में या फिर इनका जो क्लासिफिकेशन है 252 में से, 552 में से 250 में से कितने कहाँ से आते? 238, टू 38 आपके स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी से आते हैं। और 12 जो होते हैं यहाँ से बच जाते हैं। ये क्या होते हैं? नॉमिनेट किए जाते हैं, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। बट कहानी क्या है, एट प्रेजेंट टाइम में क्या है, ये तो मैक्सिमम मिनिमम कर दिए गए स्ट्रेंथ। अब हम बात करेंगे एट प्रेजेंट टाइम में, लोकसभा की बात करेंगे, हाउस ऑफ पीपल की बात करेंगे, कैसे हैं, कैसे ये काम करते हैं। लोकसभा एट प्रेजेंट टाइम में बात करेंगे, 545 हैं। कितने हैं? 545। अभी कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि आप देख रहे होंगे उसमें 543 देता होगा। ठीक है, बट यहाँ पे मैं दो ज़्यादा लिखा हूँ, क्यों लिखा हूँ वो भी क्लियर करता हूँ। दूसरी चीज़, 245 यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, मैं अब अलग कलर लूँगा जिससे आपको आसानी हो सके इस चीज़ को कंसीडर करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए इसमें जो आते हैं, तो इसमें 229, 229 जो होते हैं आपका स्टेट से आते हैं, राज्य से आते हैं। दूसरी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जो चार होते हैं आपका यूनियन टेरिटरी से आते हैं। कहाँ से आते हैं? यूनियन टेरिटरी से आते हैं। और 12 कहाँ से आते हैं? नॉमिनेशन से आते हैं, जो हमने यहाँ पे कहा नॉमिनेट किए जाते हैं। थोड़ा सा और हम ऊपर लेते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई इसका। अब यहाँ पे भी तीन जगह से आएंगे। अब यहाँ पे भी तीन तरह के आएंगे। एक तो आपका स्टेट से आएगा, दूसरा यूनियन टेरिटरी से आएंगे, और तीसरा
नॉमिनेट नॉमिनेट करके आएंगे। तो जो स्टेट से आएंगे तो उनकी अगर हम बात करते हैं तो 530 आएंगे। कितना? 530 आपका स्टेट से आए हैं। दूसरी चीज है 13 आपके यूनियन टेरिटरी से आए हैं, और दो जो है आपका यहाँ से ये एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड बाई इसके द्वारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट अब टेक्निक समझने की कोशिश करेंगे आप। हमने कहा कि हम 45 लिखे, लेकिन जो जनरल इलेक्शन हुआ है, एक सेकेंड, जो जनरल इलेक्शन हुआ है, कलर आ रहा नहीं आ रहा होगा, ये आ रहा ना, ठीक है, एक मिनट। जो जनरल इलेक्शन हुआ है 543 पे हुआ, दो कम है। तो यही जो दो कम हो रहे हैं इनका अभी काउंटिंग इसमें नहीं हुई है। तो 545 माइनस 2 करेंगे हम तो कितना आएगा? 543 आएगा। और ये दो एंग्लो इंडियन के आधार पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, बट बाई एक्ट ऑफ 2019 इस प्रोविजन को हटा दिया गया, एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन। तो अब हम कितना बात करते हैं? 3 क्या आता? अब देखिए इतना हो गया। अब टोटल जो 543 है, इसका 50% प्लस 1 सीट जिसकी होगी वो क्या करेगा? गवर्नमेंट फॉर्म कर सकता है। ओके, तो यह एक अलग तरह की कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पे। 543 का अगर आप 50% निकाले तो आपका 250 तो ऐसे हो जा रहा। अब 43 21 22 दूना 44, 22 और ऐड कर लीजिए। यहाँ पे क्या, हाँ 272 चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए। इतने गौर आपको चाहिए, 272 मेंबर्स चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन, मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ, एक चार्ट दिखाऊंगा यहाँ पे। अब थोड़ा सा क्लियरिटी होगी आपको। अब किसी भी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी की कितना 272 सीट नहीं, वो गठबंधन की सरकार में बन सकती है, लेकिन सिंगल कोई पार्टी नहीं की जो सरकार बना। जैसे बीजेपी ने 240, कांग्रेस 99, समाजवादी पार्टी 37, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 29, एंड डीएमके की जो 22, एंड टीडीपी 16, जेडीयू 12, और उसके बाद शिवसेना 9, और नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी शरद पवार 8 की है। शिवसेना आपकी 7 की है। और जो कि यहाँ पे रामविलास पासवान की जो पार्टी ये 5 जीती है। और उसके बाद अलग एक कांग्रेस पार्टी 4 जीती, ऐसे करके जीते हुए हैं लोग। और ये अपने अपने आइडियोलॉजी के बेसिस पे दो ब्लॉक बने हैं, एन डी ए नेशनल डेमोक्रेसी अलाई, और इंडिया ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रही है इंडियन नेशनल कांग्रेस, और एनडीए ब्लॉक को बीजेपी कर रही है। बात समझ गए इस चीज को लेकर के? अब समझ करते हैं कि हम बीजेपी या एनडीए 272 के प्लस पाई है, दैट्स मीन्स ही एज अ इन द मेजोरिटी।
मेजोरिटी में है, और दूसरी यह भी चीज़ है यहाँ पे कंसीडर करना है, ये मेजोरिटी में है तो अब देखिए सभी एमपी, कितने एमपी हैं एनडीए की, एग्जाम्पल के लिए हम मान रहे हैं कि 272 प्लस है, यही है, मेजोरिटी में चल रहे हैं। तो जितने भी एमपी प्लस एमपी हैं, सभी एमपी मिल कर करके एक अपना लीडर चुनेंगे, और जिसको कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर। क्या बोला जाता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। और ये मिल करके 272 कहते हैं कि यह हमारा लीडर है। 272 में जो एमपी है उनमें से एक लीडर, जो जिसका नाम हम बोल देते हैं मोदी। ठीक है, मोदी के नाम से जानते हैं, और इनको जो कि लीडर बना दिया जाता है। और ये फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाते हैं, और ये कहते हैं कि देखिए हमारा ये लीडर है, और इसको 272 प्लस एमपीज का सपोर्ट है। जब सपोर्ट है, सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा दैट्स ऑल, नाउ मिस्टर मोदी वुड बी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और फिर इनको ओथ दिलवाया जाता है। राइट, ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब इस चीज को हमें कंसीडर करना है कि हम आगे इसको कैसे लेकर के चले। जैसे अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि ड्यूरेशन, ये जो यहाँ पे पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट है इसमें 3 लोग मिलकर के बनाते हैं ना। नंबर 1 कौन होता है? प्रेसिडेंट होते हैं। नंबर 2 लोकसभा। नंबर 3 राज्यसभा। तो प्रेसिडेंट और लोकसभा का जो ड्यूरेशन होता है कितना होता है? 5 ईयर होता है। बट राज्यसभा का जो, या फिर इसके जो मेंबर होते हैं, जो प्रेसिडेंट में 5 साल होते हैं, बट इसके जो मेंबर्स होते हैं 6 साल होते हैं, टेन्योर के होते हैं। बट इसको कभी एक कंटिन्यू चलने वाला यह हाउस कभी इसको डिजॉल्व नहीं किया जा सकता। लेकिन लोकसभा को एवरी 5 ईयर में डिजॉल्व किया जाता है। इस चीज को हमने कंसीडर किया, पहली चीज। दूसरी चीज ये हो गई कि हम जब से आ रहे हैं लोकसभा राज्यसभा का इलेक्शन देखते हुए, अब इनका डिस्क्वालिफिकेशन, अयोग्यता क्या होनी चाहिए, या फिर क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन देखिए, दो बेसिकली, एक कॉन्स्टिट्यूशन में और दूसरा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट में मेंशन किया गया। और डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, एक सेकेंड, देखिए क्वालिफिकेशन के लिए क्या है। क्वालिफिकेशन 2 जगह मेंशन किया गया। एक आपका कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है, और एक एक्ट में किया गया है, जिसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत किया गया है। दूसरा, इनको डिस्क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन के लिए बात करें अगर हम, तो दरअसल पहला जो होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है, दूसरा आपका रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 में, और तीसरा आपका एंटी डिफेक्शन लॉ में बोला गया है, जो आपका 1985 में। राइट, और कॉन्स्टिट्यूशन और रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट में ये कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत
जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर होते हैं जो, यह लोग मिल करके करते हैं। दूसरी चीज, इनका वैकेशन या फिर खाली हो जाना, वैकेशन या खाली होने सीट का कैसे किया जा सकता है, कैसे खाली होगा। सबसे पहले डुअल मेंबर्स अगर हम बात करें, मतलब एक व्यक्ति एक समय में एक ही हाउस का मेंबर हो सकता है। दूसरा, डिस्क्वालिफिकेशन जो हमने बात किया, कॉन्स्टिट्यूशन, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट, एंटी डिफेक्शन लॉ के आधार पे। और यहाँ पे तीसरा की बात करेंगे, रेजिग्नेशन के आधार पे। रेजिग्नेशन किसको देंगे, ये प्रेसाइडिंग ऑफिसर को देंगे। चौथा अगर हम बात करते हैं तो अब्सेंस कंटिन्यू 60 दिन तक हाउस में ये उपलब्ध न हो, हाउस चल रही हो। और तीसरा एक अदर केसेस में हो सकता है एक्सेप्ट, इस चीज को लेकर के ये कंसीडर किया जाता है। तो यह मैंने बेसिक बात किया कि कैसे काम किया जाता है। और दूसरी ये भी चीज़ है जो इंडिया में है, टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन के आधार पे लोकसभा स्टेट असेंबली का इलेक्शन होता है, लेकिन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पे किया जाता है। तो यह हमने बेसिक बात किया जिसके आधार पे आप कंसीडर कर सकते हो कि हमें कैसे आगे चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए। बात समझ गए कैसे होता है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई डाउट्स कमेंट्स होते तो आप जो है कि कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, हम रिस्पॉन्स जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर डिस्कशन, हैव ए नाइस डे, गुड डे।